हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो चलिए, आज का सेशन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग जिक्र करने वाले हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जिनको भी अगर पेपर देना है TRE 4 का, उनके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बड़े ही ध्यान से वो लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का यूनिट 1 होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चन BPSC आयोग द्वारा अन्य परीक्षाओं में पूछे गए ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पे आते हैं और बड़े ही ध्यान से आज के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़े अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा हमारा राजा सिताब राय को। किसे? राजा सिताब राय को क्या नियुक्त किया गया? प्लासी जब युद्ध खत्म हुआ तो बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो अंग्रेजी सेना जब बक्सर के युद्ध में पहुंची तो उसका नेतृत्व करता कौन था? तो वो थे मुनरो के नेतृत्व में। कौन थे? मुनरो के नेतृत्व में। आगे देखिएगा, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की। किसने किया था? तो मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने। आगे देखिएगा, वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना। किसका? हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बना। वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हैदर अली ने 1775 में डीडी गुल, क्या है? डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से। किसके? फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखिएगा, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा राय जय सिंह ने। कौन? जय सिंह ने। अगर हम बात करते हैं तो यह निर्माण कब हुआ था? तो ये भी आप देखिएगा 1724 को। कब हुआ था? 1724 ईस्वी में जो है कि निर्माण कराया गया था। ओके, याद रखिएगा। आइए यूनिट नंबर 2 देखते हैं, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस सेशन को आप ऐसे व्यर्थ न जाने दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। ब्रिटिश ने भारत को, जो कि भारतीय भूमि पर, ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस को भारतीय भूमि पर कब अंतिम रूप से पराजित किया? तो ये युद्ध था वांडीवास युद्ध। कौन था? वांडीवास युद्ध। आगे देखिएगा, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कौन था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन था? 1833 का चार्टर अधिनियम में ये सारे घोषणा की गई थी। ओके, आगे देखिएगा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। अब ये एक बात आती है कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। कब? 1911 में आपका लगा था दिल्ली दरबार। ओके, आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इसे
अच्छे से देखेंगे क्योंकि TRE 4 में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सारे सेशन। अगर मैं बात करूँ, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको TRE 4 के अन्य सब्जेक्ट भी देखने हैं, जियोग्राफी जैसे कि मैंने ख़त्म करा चुका हूं, और पीछे के जो कि प्राचीन हिस्ट्री थी, मध्यकालीन हिस्ट्री थी, वो दोनों के दोनों ख़त्म हो चुके हैं। तो आप अगर चाहेंगे तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको सेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ से भी आप जाके अपनी तैयारी को एक अंतिम अंजाम, एक अंतिम मोड़ दे सकते हैं, जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे और उम्दे क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अन्य सेशन भी चलाए जा रहे हैं, और जल्द ही उम्मीद करता हूँ कि मैं साइंस का लेके आऊँगा सेशन, जो विशेष साइंस के रहेंगे, जो कि NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, उसमें यह सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था। किसके खिलाफ? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में, यहाँ खाली स्थान, कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों का पोर्ट विलियम स्थित है कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में क्या स्थित है? पोर्ट विलियम। कौन बनवाया था? अंग्रेजों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है कौन? पुर्तगाल। कौन करते थे? पुर्तगाल ये सारी चीज करते थे। मुंबई को पुर्तगाली राजकुमार से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय है किसे? अल्फांसो डी अलबुर्क को। किसे? अल्फांसो डी अलबुर्क को। यही व्यक्ति है जो कि फ्रांस की पुर्तगाली शक्ति जो है कि स्थापित किया था कहाँ? भारत में। आगे चलते हैं, देखिएगा बड़े उम्दे उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। पुर्तगाली निवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ कौन? अल्मीड़ा। कौन थे? अल्मीड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का क्या था? अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली, क्या है? सौली के स्थान पर हराया था, तो उस अधिकारी का नाम था थॉमस वेट्स। थॉमस बेस्ट। ओके, आगे देखिएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ? सूरत में। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में कब? 1612 में। 1612 में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा। आइए अगला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग थर्ड, जिसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज के बारे में देखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था किससे? था तो शुक्ल चकिया मिसल से। क्या था? शुक्ल चकिया मिसल से संबंधित कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। इन्हीं के पास क्या था? तो इन्हीं के पास था मयूर सिंहासन, जो कि वहाँ से फिर अंग्रेज प्राप्त कर लेते हैं। याद रखिएगा। आगे है बिहार के। क्या है? बिहार के, और यहाँ पे खाली स्थान क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह। कौन सा? फतेह शाही विद्रोह हुआ था कहाँ? सारण में। कहाँ? सारण में। तो बिहार का जिला जो सारण है, इसे ही छपरा बोलते हैं, चिरांद बोलते हैं और सारण बोलते हैं। एक ही जिला है जिसके 3 नाम हैं। ओके, आगे देखिएगा। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। क्या था? श्रीरंगपट्टनम। क्या है? श्रीरंगपट्टनम। बहुत उम्दे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल रहे होंगे और सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे।
आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, क्या है, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, शाह शुजा से। शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कौन, रणजीत सिंह। माफ़ करिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मयूर सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, गलती हो गई थी। आप उसे सुधार कर लीजिएगा। रणजीत सिंह के यहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। ओके, आगे है, बंगाल के नवाब में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ कौन, सिराजुद्दौला। कौन, सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब, 12 अगस्त 1965 को। कब, 12 अगस्त 1965 को। जब 1764 का बक्सर का युद्ध तीन लोगों के संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच होता है, और जब अंग्रेज उसमें विजयी हो जाते हैं, तब 1965 में जो शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने फिर संधि हुई, और संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। ओके, आगे चलते हैं। इलाहाबाद का, सॉरी माफ़ करिएगा, इलाहाबाद की भी संधि होती है, उसी के जरिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिलकर लड़ रहे थे और अंग्रेज अकेले थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसमें विजयी हुए एक कुशल नेतृत्व के कारण। तो जब भी आप कुछ करने जाएं तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता जो होता है वो समाज को आगे लेके जा सकता है, लेकिन अगर एक कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता नहीं है आपके पास तो आपका पतन होना तय हो जाता है। भले एक समय लग सकता है, लेकिन पतन होना तय है। तो इस तरीके से जब भी आप कुछ करने जाएं तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता आपके साथ होना चाहिए, एक मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। ओके, तो इस तरीके के आपको रणनीति, आपको एग्जाम पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस पेपर, ये सारी चीज़ें आपको कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम एक एक रणनीति और एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने सॉल्व कराया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी को एक अंतिम रूप दे के आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जा सके। ओके, तो आइए वापस आते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट्स क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। किसे बनाया था, मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता है, तो उसका दीवान किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खान को। किसे, मोहम्मद रजा खान को। वह मुगल सम्राट जिसको वजीर गाउदीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, तो वो कौन था, शाह आलम द्वितीय। कौन था, शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। आगे देखिएगा, बक्सर युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और मुझे उम्मीद है कि मैं बक्सर के बारे में आप लोगों के सामने काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। तो आइए चलते हैं यूनिट 4 लेके आपके सामने। इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिल रहे होंगे बहुत ही उम्दे क्वेश्चन हैं, और वन लाइनर फॉर्मेट में कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। मेरा रणनीति और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको इस चैनल पे अच्छी तैयारी करवा के आपको सलेक्शन दिलाना। एक टीचर जो होता है वो कभी नहीं सोचता कि हमारे विद्यार्थी कभी सफल ना हो, क्योंकि टीचर का एक ही मकसद है, अपने विद्यार्थियों को सिलेक्शन के लिए तैयार करना और उन्हें सेलेक्ट होते हुए देखना। बाकी सिलेक्शन होने के बाद कोई टीचर को याद नहीं रखता। तो ये सारी विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं जीवन में, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टीचर को ज़रूर याद रखिए, और उनकी महत्वपूर्ण बातें जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं
या फिर आपका रणनीति कैसे तैयार करना है, उनके लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने संथाल विद्रोह आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चा में था। तो जो संथालियों थे, संथाल विद्रोह जब 1855 और 56 के वक्त बिहार में शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध जो है कि यह क्या किया गया था, सत्याग्रह चलाया गया। आगे देखिएगा, बंगाल की महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की किसने की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। किसके द्वारा? अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ की गई थी? तमिलनाडु में। आगे देखिएगा, आगे है भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। क्या? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। किसने किया था? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। आगे देखिएगा, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1857 से 1878 के दौरान। कब पड़ा था? 1876 से 1878 के दौरान। आगे देखिएगा, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश यहाँ पे खाली स्थान आयोग द्वारा की गई थी। तो स्टैची आयोग द्वारा। किसके द्वारा? स्टैची आयोग द्वारा। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था किसने? थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने किया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो कौन? रैयतवाड़ी प्रथा। कौन? रैयतवाड़ी प्रथा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया किसने? जमींदारों ने। आपको भी पता है कि ब्रिटिश काल में जमींदार जो होते थे किसानों को, मजदूरों को प्रताड़ित करते थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। और पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। किसके किसके बीच चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। ये सारे क्वेश्चन हैं जिसे आपको याद रखना है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशकों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बोर्डन, क्या कहते हैं? व्हाइट मैन्स बोर्डन कहा जाता है। यह कथन है किसका? सच्चिदानंद सिन्हा जी का। सच्चिदानंद सिन्हा जी का। आगे देखिएगा, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किताब को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कौन सी किताब है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी किसके द्वारा? दादा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखिएगा, आगे है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने यहाँ खाली स्थान राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त, ओके, परमानेंट सेटलमेंट किया गया किसे? जमींदारों के साथ। किसके? जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। भू राजस्व का
राजस्व निर्माण करना। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत उम्दे लग रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर। क्या है? ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी ने। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 4 यूनिट समाप्त किया है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताएं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।